हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी लॉजिक्स। आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक शासन के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो इसको दो पार्ट में आपका डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट्स। इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके संबंध कैसे हैं उसके आधार पर एक सिस्टम बनाया गया है। और उसके भी 3 पार्ट किए गए हैं, जिसमें से पहला आपका कन्फेडरल सिस्टम। कन्फेडरल सिस्टम का मतलब होता है आपका परिसंघात्मक प्रणाली। और दूसरा पार्ट इसी में किया गया है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम आपका होगा संघात्मक शासन प्रणाली। और तीसरा पार्ट इसमें किया गया है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम आपका होगा एकात्मक शासन। और गवर्नमेंट सिस्टम का जो दूसरा मेन पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि लेजिस्लेचर मींस विधायिका जो कानून बनाती है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है और राज्य में विधानसभाएं हैं, ये कानून बनाती हैं, तो उनको लेजिस्लेचर बोलते हैं। और एग्जीक्यूटिव मींस होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है जो कानून बनाया गया है उसको उस देश में या राज्य में लागू कराना। तो इस आधार पर भी 2 सिस्टम हैं। तो पहला है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इस बेस पर आपने देखा कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो मैंने अब लिख रखा है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। और फर्स्ट नंबर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज़ कन्फेडरल सिस्टम, सेकंड इज़ फेडरल सिस्टम, थर्ड इज़ यूनिटरी सिस्टम। और फिर दूसरे पार्ट को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। तो जो दूसरा पार्ट आपका जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसमें पहला पार्ट आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह से कहाँ ये शासन अपनाए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। समझते हैं कन्फेडरल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है। तो कन्फेडरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सेंटर यानी कि केंद्र का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है और ना ही उसका कोई अस्तित्व होता है, लेकिन कुछ फ्री स्टेट्स मिल करके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और वही कुछ सब्जेक्ट पर। और वो सब्जेक्ट हैं आपके जैसे कि फॉरेन पॉलिसी मींस विदेश नीति, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मींस बाह्य सुरक्षा, और संचार यानी कि कम्युनिकेशन। इन सब का प्रशासन वे लोग मिल करके करते हैं और एक ऐसा सेंट्रल सिस्टम बना लेते हैं जिससे इन सब्जेक्ट पर वो लोग चर्चा कर सकें। अब ये इन स्टेट्स जो आपकी मिलकर के इन्होंने सिस्टम बनाया है ये एकदम फ्री होती हैं। ये जब चाहें तब कन्फेडरेशन को छोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए ऐसे सिस्टम में जो कन्फेडरेशन बनता है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिबल होता है। डिस्ट्रक्टिबल मीन्स कि जो फ्री स्टेट है वो इस संघ को छोड़ करके बाहर आ सकती है। इसीलिए इस सिस्टम के ब्रेक होने की संभावना पूरी रहती है। इसीलिए इस परिसंघ को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिबल। लेकिन जो राज्य मिल करके इसे बना रहे हैं वो तो इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो इसीलिए इस सिस्टम को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो जो हमारा यूएसएसआर था वो एक कन्फेडरेशन ही था जो कुछ स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था, लेकिन वहाँ पर साम्यवादी शासन था। तो साम्यवादी शासन के दौरान इन स्टेट्स को अलग होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ के बारे में बता दूं आपको, यूएसएसआर 1922 से 1991 तक साथ में रहा, लेकिन जब ये टूट गया तो सारे के सारे स्टेट्स फ्री हो गए। और जब वो फ्री हो गए तो इसका यही तो मतलब हुआ कि यूएसएसआर एक तरह से कन्फेडरेशन ही तो था, क्योंकि कन्फेडरेशन में मैंने बताया आपको स्टेट्स को फ्री होने का पूरा हक होता है। तो इसीलिए यूएसएसआर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्फेडरेशन बोल सकते हैं। अब जो स्टेट्स यूएसएसआर से अलग हुए वो फ्री स्टेट्स उन्होंने बना, फ्री स्टेट्स थे, तो उन्होंने एक ग्रुप और बनाया जिसका नाम था CIS। CIS का मीन्स होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ये जो आपका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बना वो यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक ढीला ढाला सा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे फॉर्मल रूप से हम लोग कन्फेडरेशन नहीं कह सकते। लेकिन जो आपका USA है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब इसका आपका गठन हुआ था तो ये एक कन्फेडरेशन की तरह ही डेवलप हुआ था। लेकिन आगे चल करके अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस दिए जिससे राज्यों का यानी कि वहाँ के स्टेट्स को अलग होने का अधिकार ख़त्म हो गया। इसलिए अब अमेरिकी कॉन्फेडरेशन को कन्फेडरेशन ना बोल करके हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। तो यही था आपका कन्फेडरल सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फेडरल सिस्टम जो है कन्फेडरल सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा कम लचीला होता है और इस सिस्टम में कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल करके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं होता है कि वो यूनियन से अलग हो सकें। कन्फेडरल सिस्टम में यूनियन से अलग होने का राइट स्टेट्स को होता था, इसीलिए वहाँ पर उस यूनियन को डिस्ट्रक्टेबल बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर यूनियन से अलग होने का राइट नहीं है, इसलिए फेडरल सिस्टम को इनडिस्ट्रक्टेबल बोला जाता है। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को बोला गया है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो आपको समझ में आया ये क्या होता है, इस यूनियन को क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स बोला जाता है। जैसे यूएसए है, यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, तो यूएसए आज के समय में फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स देखिए मैंने बताया था लास्ट में, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि ये एक तरह से पहले तो कन्फेडरल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद वहाँ पर राज्यों का ये राइट ख़त्म कर दिया गया कि वो सिस्टम से अलग हो सकें। इसीलिए अब यूएसए जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और भी कुछ एग्जांपल लेंगे, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड को तो आपका बोला ही जाता है स्विस कन्फेडरेशन, लेकिन ये कन्फेडरेशन बोलने जाने से मतलब ये नहीं है कि कन्फेडरल सिस्टम फॉलो कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, जर्मनी में भी फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। इसीलिए आपको समझ में आया होगा कि कन्फेडरल सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो अब तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सिस्टम है आपका यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम को आप बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। तो एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था में यानी कि यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल को ही केवल इम्पोर्टेंस मिलती है, स्टेट्स को नहीं मिलती है। छोटी कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पर सेंट्रल सिस्टम जो होता है वो पूरे देश के सिस्टम को चलाने के लिए समर्थ होता है, वहाँ पर ही यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, ऐसे सिस्टम में जो स्टेट्स या प्रोविंसेस होते हैं उनको कोई विशेष अधिकार या विशेष राइट्स प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही उनके पास कोई एक डेफिनेट पावर होती है। उनको सिर्फ केवल एक सेंट्रल सिस्टम द्वारा जो कार्य दिए जाएंगे वही उनको करने होते हैं। और इतना ही नहीं, सेंट्रल चाहे तो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको बदल सकता है, उनके नेम को चेंज कर सकता है, नए राज्यों यानी कि नए स्टेट्स का निर्माण कर सकता है, पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स क्या होती हैं, इस तरह से मैंने पीछे भी बता रखा था आपको कि किस किस तरह से उन चीज़ों को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ब्रिटेन की जो प्रणाली है वहीं पर आपका यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है। फ्रांस की भी राजनीतिक प्रणाली में भी यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो आपको इन तीनों में डिफरेंसेस समझ में आए कि कन्फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, कहाँ कहाँ ये फॉलो किया जाता है, ये भी समझ में आया। तो भारत में क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में कौन सा सिस्टम अपनाया गया है। तो देखिए इंडिया में क्या हुआ, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इस बात को जानते थे कि दोनों ही चीज़ों के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया, उसने बीच का रास्ता निकाला। बीच के रास्ते में क्या हुआ, उसने अपने जो शासन का स्वरूप है वो एक तरह से फेडरल रखा, सामान्य तौर पर फेडरल रखा यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा। लेकिन किसी भी संकट के समय या इमरजेंसी के समय वो यूनिटरी सिस्टम का रूप धारण कर लेता है। तो भारत ने बीच का रास्ता निकालते हुए दोनों ही सिस्टम को ऑप्ट किया है। फेडरल सिस्टम को भी ऑप्ट किया है लेकिन वो नॉर्मल कंडीशंस में होगा, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होगा, भारत ने यूनिटरी सिस्टम को ऑप्ट किया है। चलिए इसी आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन में क्या है,
पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से किस सिस्टम को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट इज़ कन्फेडरल सिस्टम, सेकंड इज़ यूनिटरी सिस्टम, थर्ड इज़ आपका फेडरल सिस्टम, फोर्थ इज़ नन। तो आपको इसी में से आंसर देना है। तो आपने अगर ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में ही मैंने आपको बताया था इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन होता है और स्टेट्स तो हमेशा इंडिस्ट्रक्टिबल होते ही हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स किस सिस्टम को कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके यूनिटरी सिस्टम, कन्फेडरल सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम एंड नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कन्फेडरल सिस्टम। कन्फेडरल सिस्टम में ही ये व्यवस्था अपनाई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम का नाम बताएं जिसमें स्टेट्स का निर्माण यूनियन की इच्छा पर निर्भर होता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, मैंने बताया अभी आपको। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, फेडरल सिस्टम, कन्फेडरल सिस्टम या फिर यूनिटरी सिस्टम या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा आपका यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में ही राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, राज्यों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको ये बताया।